Ladies and gentlemen, good morning everybody. What we are going to talk about, हम लोग क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली हम ये बात कर रहे हैं कि पानी का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, वाटर का मूवमेंट। तो हम लोगों ने बताया कि देयर इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड देयर इज अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव में रूट प्रेशर वर्क करता है, बट ये ज्यादा मच हाइट पे प्लांट को पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। बहुत ही ज्यादा हाइट पे पानी को ट्रांसपोर्ट ये नहीं कर सकता है। लेकिन देयर इज अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये पानी को ज्यादा हाइट पे लेके जा सकता है, करीबन 130 मीटर वो आराम से लेके जा सकता है। ऐसा मेजर किया हुआ है। यस सर। तो इस थ्योरी का नाम क्या है जो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे वर्क करती है? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट डेवलप इन द एरियल पार्ट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपिरेशन पूल। तो इस थ्योरी का नाम है। इस थ्योरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट ताकत होती है वो होती है ट्रांसपिरेशन पुल, इसलिए हम इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है डिक्सन जॉली। दो साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिवाइस किया हुआ है अलग अलग वक्त में, इसलिए हम इसको डिक्सन जॉली थ्योरी बोलते हैं। इसमें कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एडेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपिरेशन पुल रिस्पॉन्सिबल है, और इसलिए हम इसको कोहेशन एडेशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमने आपको ये बताया था कि नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों जनरेट होता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब माइनस। माइनस मतलब कमी। क्या आप पढ़ाते हो? नेगेटिव मतलब माइनस। माइनस का मतलब होता है कमी। यहाँ पे किसकी कमी के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग पानी की कमी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। समझ में आ गया आपको? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, समझ में आ गया आपको? यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। 1.5 मीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। 1.5 मिनट पर आवर इसकी स्पीड होती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये जाइलम वेसल है या जाइलम ट्रैकेड है, जो भी आप जाइलम समझ सकते हैं। ये जाइलम के अंदर जो पानी है वो पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पानी पानी को अट्रैक्ट करता है, इसको कोहेशन बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, पानी पानी को अट्रैक्ट कर रहा है। और पानी जो होता है वो ये सेल वॉल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। यस सर, सेल वॉल भी पानी को अट्रैक्ट करता है, इसको एडिशन बोलते हैं। देयर इज अ कोहेशन, देयर इज अ एडिशन। सुपर्ब वर्क, वेरी गुड। तो कोहेशन और एडिशन है और बीच में सैप है, और इसकी वजह से कंटिन्यूस पानी का कॉलम बनता है। लेकिन ये पानी का जो कॉलम है, वॉल ऑफ द जाइलम इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, और ये एडिशन फोर्स क्रिएट करता है। ऐसा मैंने आपको बताया था, हमने सिस्टमेटिकली यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है कोहेशन। व्हाट इज कोहेशन? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड द वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द water and the polar surfaces of the xylem. The force of attraction between the dissimilar molecule is called as adhesion. Then surface tension. Yes sir, हमने आपको ये बताया कि जैसे ही कोहेशन और एडिशन होगा, सरफेस टेंशन जो है वो जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा? सरफेस सरफेस जो होगा वो टाइट हो जाएगा। जैसे तो आपने यहाँ पे सरफेस देखा हुआ है, ये सरफेस ऐसा रहता है। कभी भी आप टेस्ट ट्यूब देखोगे या ग्लास देखोगे तो पानी ऐसे खींचा रहता है, उसका जो सरफेस है वो खींचा होता है। ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं। ड्यू टू कोहेशन एंड एडिशन वाटर डेवलप सरफेस टेंशन। और टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होता है वो पानी का जो खिंचाव जो होता है, टेंस करना मतलब खींचना, यस सर, वो इंक्रीज हो जाता है। और ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है उसका डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, जरा इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नंबर वाइज ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। नंबर वन, ये स्टोमेटल पोर है। नंबर वन स्टोमेटल पोर है, और स्टोमेटल पोर के थ्रू देयर विल बी डिफ्यूजन डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग एयर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर होगा, कैसे? वाटर होगा, और यहाँ पे गैस का भी एक्सचेंज होता है, बट हम लोग गैस में इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो नंबर वन है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर से एक्सचेंज होगा, वाटर लॉस होगा। जैसे ही यहाँ पे वाटर लॉस होता है, ये जो एरिया है जो स्टोमेटा के नीचे का एरिया आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं?
इंस्पेक्टर के नीचे कौन आता है? सब इंस्पेक्टर। उसी तरीके से स्टोमेटा के नीचे जो भी एरिया आता है उसको सब स्टोमेटल स्पेस बोलते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो स्पेस है, आप जो देख सकते हैं ये स्पेस, इस स्पेस को हम लोग हमेशा वी ऑलवेज कॉल इट एज अ सब सब स्टोमेटल पोर। हम इसको सब स्टोमेटल पोर बोलते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई, इसको हम सब स्टोमेटल पोर बोलते हैं। डन हो गया। अब ये सब स्टोमेटल पोर है और यहाँ से पानी जो होता है वो निकलता है। जब यहाँ से पानी निकलेगा तो यहाँ से पानी निकलेगा। पानी इवोपरेट होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वेपर के फॉर्म में लॉस होता है। अब यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा? तो ये सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, आप देख सकते हो ये लूज है सेल। ये स्पेस में जो पानी का वेपर है वो लॉस होगा। और फाइनली यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? वो जाइलम की वजह से आता है। तो एक्चुअली ये फ्लोएम है। फ्लोएम हमेशा फूड कंडक्ट करता है, ये बात आपको मेरे ख्याल से पता ही है। और जाइलम हमेशा वाटर कंडक्ट करता है। ये थोड़ा फेयर नहीं है। जाइलम भी ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीजें कैरी कर सकता है और फ्लोएम भी कुछ भी कैरी कर सकता है, मिनरल भी कैरी कर सकता है। लेकिन बचपन से हमको यही सिखाया गया है, मेनली हम ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं, मेनली जाइलम वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम मेनली फूड कंडक्ट करता है। ये बोलना ज्यादा सही होगा। हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते हैं कि जाइलम खाली पानी के लिए है और फ्लोएम खाली फूड के लिए है। ऐसा बोलना पाप होगा। यस, इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखना, जाइलम मेनली वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम मेनली फूड कंडक्ट करता है। ये लाइन बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर मूवमेंट इन द लीफ, इवापोरेशन ऑफ द लीफ ऑकर। और इससे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन आउटसाइड एयर एंड द एयर स्पेस ऑफ द लीफ। Gradient is transmitted to into the photosynthetic cells on the water filled xylem। और फिर लीफ के वेन में प्रेशर अप्लाई होता है। यस सर। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन किया हूँ, इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में मैं यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लेता हूँ। ट्रांसपिरेशन जब होगा, वाटर लॉस होगा, तो ट्रांसपिरेशन डेवलप, ट्रांसपिरेशन पुल, एक ट्रांसपिरेशन की वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा। वाटर रिमेन टू ईच अदर, वाटर एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। एट द सेम टाइम वाटर रिमेन अटैच टू द जाइलम एलिमेंट, वाटर खुद से जुड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ कोहेशन, मैंने पढ़ाया हुआ है। और वाटर सेल वॉल से जुड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ एडेशन, मैंने भी ये भी पढ़ाया हुआ है। तो इससे क्या होगा? वाटर और द सैप इन द जाइलम विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड फॉर्म द कंटिन्यूस वाटर कॉलम। ये कंटिन्यूस वाटर कॉलम फॉर्म करता है। यस सर, वो कंटिन्यूस वाटर कॉलम फॉर्म करता है। यस सर। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म द कंटिन्यूस वाटर कॉलम। ये कंटिन्यूस वाटर कॉलम को फॉर्म करता है और ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये जो कंटिन्यूस वाटर कॉलम जो बनता है, ये जो कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनता है, अम, इससे एक ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है, स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। ये फाइनल कंक्लूजन है, ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा। ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा। ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा। और जब ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा, जब ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल प्रेशर किस पे अप्लाई करेगा? सब इंस्ट्रूमेंटल स्पेस पे, जो मैंने अभी बताया था आपको। सब इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल, सब स्टोमेटल स्पेस, सब इंस्ट्रूमेंटल स्पेस पे ये प्रेशर अप्लाई होगा। और जब सब इंस्ट्रूमेंटल स्पेस पे ये प्रेशर अप्लाई होगा तो ये अप्लाई होगा, अभी ये किस पे अप्लाई करेगा? जाइलम पे अप्लाई करेगा, जाइलम। और जाइलम किस पे अप्लाई करेगा? लीफ के वेन पे, लीफ, लीफ के वेन पे। लीफ का वेन किस पे अप्लाई करेगा?
स्टेम पे, है ना। स्टेम किस पे अप्लाई करेगा, स्टेम किस पे अप्लाई करेगा, रूट पे। रूट किस पे अप्लाई करेगा, फाइनली सॉइल पे। इधर देखो, ये कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, इससे ना पानी सक होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, सक। जैसे आप कोकोनट का पानी स्ट्रॉ से पानी पीते हो ना, सक करते हो। खाली आप देखो, जब आप छोटे बच्चे थे, आप पहली बार स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहे थे, पहली बार, यस, पहली बार जब आप इस्तेमाल कर रहे थे तो मम्मी कैसे सिखाती थी, मम्मी बोली थी बच्चा ऐसे सांस लो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपको याद होगा वो वक्त, मुझे याद है ना, एग्जैक्टली। तो स्टोमेटा से वजह से ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल बनेगा, सब स्टोमेटल स्पेस पे सक्शन क्रिएट होगा, वो सक्शन जाइलम पे फॉर्म होगा, जाइलम के बाद वो लीफ वेन पे अप्लाई होगा, लीफ वेन स्टेम पे अप्लाई करेगा, स्टेम रूट पे अप्लाई करेगा, और रूट अब सॉइल पे अप्लाई करेगा और पानी एब्सॉर्ब होगा। आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एटीपी यूज, बोलो ना, यहाँ पे एटीपी यूज नहीं होता है। रूट प्रेशर थ्योरी में और ये थ्योरी में यही डिफरेंस है। यस सर, इज दैट क्लियर। यहाँ पे नो एटीपी यूज्ड, इसमें एटीपी यूज नहीं हुआ है। यस सर। रूट प्रेशर में रूट के सेल ने एक्टिवली आयन को एब्जॉर्ब किया था। हाँ बोलो ना। रूट रूट प्रेशर थ्योरी में, रूट प्रेशर थ्योरी में एक्टिवली आयन को एब्जॉर्ब किया था, इज दैट क्लियर, एक्टिवली आयन को एब्जॉर्ब किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, इज दैट क्लियर। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एटीपी, नो एटीपी यूज, यहाँ पे कोई भी एटीपी यूज नहीं होता। ये पहली चीज है जो आपको समझनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इसमें एटीपी यूज नहीं हुआ है, यस सर, और इसमें ऑस्मोसिस नहीं होता है, नो ऑस्मोसिस, और यहाँ ऑस्मोसिस नहीं होता है। यस सर। ये जो थ्योरी है ये बेस्ड अपॉन है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो थ्योरी है वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे बेस्ड अपॉन होती है। इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे बेस्ड अपॉन ये थ्योरी होती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है कि स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होगा, और ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का लॉस, पानी का लॉस होगा तो एक फोर्स जनरेट होगा, ट्रांसपिरेशन पुल, और ये फोर्स अप्लाई होगा सब स्टोमेटल स्पेस पे। इस स्पेस, ये स्पेस अप्लाई करेगा जाइलम पे, क्योंकि अल्टीमेटली जाइलम इज द सोर्स, यहाँ पे लीफ के लिए जाइलम इज द सोर्स ऑफ वाटर, जाइलम सोर्स ऑफ वाटर है, इज दैट क्लियर। और जाइलम अप्लाई करेगा ये प्रेशर लीफ के वेन पे, और लीफ का वेन अप्लाई करेगा प्रेशर स्टेम पे, स्टेम अप्लाई करेगा रूट पे। रूट यहाँ पे फिजिकल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है, रूट इज अ फिजिकल ऑर्गन टू एब्जॉर्ब वाटर, रूट इज फिजिकल, फिजिकल ऑर्गन टू एब्जॉर्ब वाटर। यस, रूट एक्ट एज अ फिजिकल ऑर्गन टू एब्जॉर्ब वाटर। समझ में आया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स हो जाने के बाद हम इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि इस थ्योरी के अगेंस्ट बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं खाली, वो बोलते हैं कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं होता है, एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर रहता है वो सेम नहीं रहता है। सुबह टेम्परेचर बहुत कम रहता है, आफ्टरनून को बहुत ज्यादा रहता है, शाम को फिर से कम होता है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो
पानी जो ऊपर जाता है उसमें बबल तैयार होगा, वाटर बबल। तो वो वाटर बबल पानी के फ्लो को, पानी के, अगर अगर यहाँ पे बबल तैयार हो गया, बबल, तो ये पानी के ऊपर के डायरेक्शन के मूवमेंट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इसके सपोर्ट में डिक्सन जॉली थ्योरी ऐसा बोलते हैं कि देयर आर सो मैनी देयर आर सो मैनी जाइलम देयर आर सो मैनी जाइलम एलिमेंट, बहुत सारे जाइलम एलिमेंट हैं। कैसे? देयर आर सो मैनी जाइलम एलिमेंट, देयर आर सो मैनी जाइलम एलिमेंट, बहुत सारे जाइलम एलिमेंट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक दो अगर जाइलम एलिमेंट ब्लॉक हो जाता है, सो ट्रांसपोर्ट पानी का नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, एसेंट ऑफ सैप रुक जाएगा। यस, सो मेनी जाइलम। सो इवन इफ even if some xylem element stop functioning stop functioning due to air bubble, due to air bubble, अगर कोई भी एक दो एलिमेंट काम नहीं कर रहा है एयर बबल की वजह से, then also theory is successful. So many xylem element, even if some xylem element stop functioning due to air bubble, but others will function, others will function. तो ये फाइनल कंक्लूजन था, और आप हमारा ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट पढ़ा के हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंट ऑफ सैप, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल को हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम लोग फ्लोएम, जाइलम का फंक्शन तो हमने क्लियर कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फ्लोएम अपना ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। क्या सर, इज दैट क्लियर? यस सर, ओके। तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट, और आपका एग्जाम है, टेस्ट है tomorrow, and none of the student have submitted me the MCQs. No, two student, except two student, none of the student have submitted the MCQs. Very bad, very bad. ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक सीखने के बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। टीचर सिखाता है तो ही सीखना है, ये एक तरीका है सीखने का। और एक तरीके से अगर तुम डिपेंडेंट रहोगे नीट में, तो नीट नहीं होगा। फिर तुम रिवाइज करो, तुम फिर से पढ़ो, ये अलग अलग तरीके होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें गलती करो, उसको डाउट पूछो, ये अलग अलग तरीके होते हैं। टेस्ट दो, टेस्ट तो देने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। टेस्ट दो, टेस्ट में गलती करो, ओएमआर के ऊपर टेस्ट दो, कहीं पे भी टेस्ट देना चालू कर देते हैं कुछ लोग। गिव द टेस्ट ऑन द ओएमआर। नीट एक ऑफलाइन टेस्ट है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है, तो उस हिसाब से फॉलो करो। चलो ये भी गो बच्चों, ये भी गो। तो माझा पहला सवाल है कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फ्लोएम के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन पढ़ लेते हैं। यस सर, एक लाइन पढ़ लेते हैं, एक लाइन में फ्लोएम पढ़ लेते हैं। यस, ये बेसिक है। जब भी हम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, पी फॉर फ्लोएम एंड पी फॉर फोटोसिंथेसिस। यस सर, फोटोसिंथेसिस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मैं उसका बैकग्राउंड भी सेट कर रहा हूँ। यस सर, इज दैट क्लियर? पी फॉर फ्लोएम एंड पी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। और ये जो फ्लोएम होता है, उसके उसके चार टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं, 1 2 3। फ्लोएम के चार टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, ये आप एनाटॉमी में सीखेंगे।
लेकिन आप थोड़ा सा नाम सीख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा आज के लिए लेक्चर में इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम के 4 टाइप होते हैं, ये चीज आप एनाटॉमी नाम का चैप्टर में सीखेंगे, यूनिट नंबर 2 है मॉर्फोलॉजी के बाद। मॉर्फोलॉजी हमने कवर कर दिया हुआ है, वी विल टॉक अबाउट द एनाटॉमी जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट। अब एनाटॉमी में आप सीखेंगे कि फ्लोएम के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है SIE स्यू सेल्स। स्यू सेल्स या स्यू एलिमेंट आपको तो याद ही होगा, ये हमने प्लांट किंगडम में भी सीखा हुआ था कि टेरिडोफाइट में सबसे पहले स्यू सेल्स आए थे, याद है। फिर इसके अंदर कंपेनियन सेल्स रहेंगे, कंपेनियन सेल्स, है ना, इज दैट क्लियर, पक्का। ओके, देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ सेल्स जो आपको समझना है, इज कॉल्ड एज अ फ्लोएम पैरेन्काइमा। देन देयर इज अ फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स। सो देयर इज अ स्यू ट्यूब एलिमेंट जो है वो एक लिविंग सेल है, लिविंग, ये भी एक लिविंग सेल है, और ये भी एक लिविंग, ये भी एक लिविंग सेल है ना। एवरीबडी इज अ लिविंग सेल, ये एक डेड सेल है। इसका मतलब जो फ्लोएम है ये 3+1 लॉ फॉलो करता है ना। क्या फॉलो करता है, 3+1 रूल फॉलो करता है। ये जो 3+1 रूल है, ये जो 3+1 रूल है वो रूल क्या है, 3 जो होंगे वो लिविंग होंगे और जो एक होगा वो डेड होगा। समझ में आया आपको, जो 3 सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे, जो एक सेल्स होगा वो डेड सेल्स होगा। इसको 3+1 रूल हम बोलते हैं। यस सर। आप थोड़ा सवाल पूछ रहे होंगे इस समय मेरे पास कि ये जो दोनों सेल्स हैं, है ना, इसको हमने बॉक्स में किया हुआ है और इनको हमने ऐसा सर्कल भी कर दिया हुआ है ना। ऐसे इसको हम लोगों ने ऐसे बॉक्स में किया हुआ है, फिर हमने इनको सर्कल भी किया हुआ है, मतलब हाईलाइट भी किया हुआ है। तो हमने ऐसा क्यों किया हुआ है, स्यू सेल्स एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल, इसको हमने ऐसा क्यों किया हुआ है ये आपको समझना है। ऐसे तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो दोनों सेल्स हैं, ये जो दोनों सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए, कंपेनियन सेल है, कंपेनी, ये हमेशा कंपनी में रहते हैं। जैसे चाय का कप प्लेट के साथ होता है, पेन अपने कैप के साथ होता है, इंक हमेशा इंक बॉटल के साथ रहता है। यस, उसी तरीके से स्यू सेल्स और कंपेनियन सेल दोनों एक साथ रहते हैं। जुड़वा है, जुड़वा है, जुड़वा तो नहीं है, नॉट एग्जैक्टली जुड़वा, बट ये इनका डेवलपमेंट जब ये एम्ब्रियो में डेवलप हुए थे तो दोनों साथ में डेवलप होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंटली नहीं है। यस सर, तो ये इंफॉर्मेशन था जो मुझे बताना था। 3+1 जो रूल है ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3+1 रूल का मतलब होता है ये लिविंग रहेगा और ये डेड रहेगा। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ये लिविंग है और ये डेड है, ये पार्ट भी है जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, आपको ये पार्ट समझ में आ गया है ना, इज दैट क्लियर, वेरी गुड। चलो आ जाओ,
अब हम एक प्लांट ड्रॉ करते हैं और प्लांट ड्रॉ करके उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा बच्चा, ये है प्लांट, ये है प्लांट का अ, ये है प्लांट का पत्ता। पत्ता पत्ता रे, पत्ता पत्ता रे, पत्ता पत्ता रे, पत्ता पत्ता रे। यस, एग्जैक्टली। और ये है इसका रूट, है ना, और ये है इसका सॉइल। ठीक है, चलो। तो ये प्लांट का रूट है, ये प्लांट है ना। अब मेरा आपसे सवाल है, खाना को बनाने का काम कौन करेगा? खाने को बनाने का काम कौन करेगा? फूड, हु विल इज गोइंग टू सिंथेसाइज द फूड? यस सर। तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करना चाहते हैं, फूड को बनाने का काम कौन करेगा, मतलब फूड का सोर्स कौन होगा? फूड का सोर्स कौन होगा? तो सोर्स जो होगा वो मोस्टली मोस्टली जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ फूड जो होगा वो लीफ होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। यस सर, सही जवाब है ना। लीफ बनाएगा, खाना जो है वो लीफ बनाएगा। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि दिस लीफ इज द सोर्स, ये सोर्स है। तो ये लीफ खाना बनाएगा, खुद खाएगा, वाव, और ये नीचे दे देगा, रूट को दे देगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये रूट है, तो रूट अगर सोर्स है ना, अगर अगर लीफ अगर सोर्स है ना, तो रूट क्या होगा? सिंक होगा। सोर्स वो होता है जो खाने को बनाता है या खाने को स्टोर करता है, और रूट वो होता है जो खाने को यूज करता है। यस सर, इज दैट क्लियर? मैं एक बार ये डेफिनेशन लिख देता हूँ। सोर्स का डेफिनेशन क्या है? इज द इज द वन हु is the one who create, who synthesize, who create, है ना, is the one who synthesize, synthesize और स्टोर फूड, जो सिंथेसाइज करेगा और फूड को स्टोर करेगा। सिंथेसाइज और स्टोर द फूड, द वन हु सिंथेसाइज एंड स्टोर द फूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। यस, पक्का, गुड गुड गुड, सुपर। सोर्स किसको बोलते हैं? मोस्ट सोर्स ऑफ फूड इज द वन हु सिंथेसाइज, या तो वो सिंथेसाइज करे, है ना, और अगर वो सिंथेसाइज नहीं करता है तो अगर उसके पास फूड स्टोर भी रहता है, देन ऑल्सो हम उसको बोल सकते हैं, सोर्स बोल सकते हैं। सिंक कौन होता है? सिंक जो होता है वो मोस्टली, सिंक जो होता है वो मोस्टली रूट होता है। सिंक का डेफिनेशन क्या है? सिंक वो होता है जो यूज करता है, द वन हु यूजेस फूड, वन हु यूजेस फूड, जो फूड को यूज करता है, जो फूड को यूज करता है उसको हम सिंक बोलते हैं। और ये सोर्स है और ये सिंक है। आई थिंक दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए, दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए। यस, एग्जैक्टली। तो अब सवाल उठता है कि फूड किस फॉर्म में बनता है? तो फूड हमेशा सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज। यस सर।
लेकिन फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है क्या, ये मेरा सवाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ये मेरा सभी को सवाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन कि लीफ इज गोइंग टू सिंथेसाइज द फूड। लेडीज एंड जेंटलमैन, लीफ खाना बनाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? तो हम सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस सिंथेसाइज इन ग्लूकोज फॉर्म, सिंथेसिस सिंथेसिस इन ग्लूकोज फॉर्म, यस सर। लेकिन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? तो ट्रांसपोर्ट विल अकर इन सुक्रोज फॉर्म, जो कि सही जवाब है, वेरी गुड। लेकिन मेरा सवाल था कि वाई सुक्रोज के फॉर्म में, वाई नॉट ग्लूकोज के फॉर्म में? यस सर। सो ट्रांसपोर्ट, ये लाइन है, हमको यहाँ पे लिखना है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड occur in the form of, in the form of सुक्रोज, ये सुक्रोज के फॉर्म में होगा। लेकिन वाई सुक्रोज के फॉर्म में, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और इतिहास आपको यही सवाल पूछेगा, सॉरी, नीट आपको यही सवाल पूछेगा कि नीट आपको यही सवाल पूछेगा कि वाई सुक्रोज के फॉर्म में। दुनिया ढूंढेगी, अरे ये तो किताब में आंसर दिया हुआ नहीं है। हमेशा याद रखना, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 याद रखना, ये पूरे बायोलॉजी का सेंट्रल यूनिट है। तो अब याद करके बताओ मुझे, जब मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था, तो उस बायोमोलिक्यूल्स में मैंने सुक्रोज के बारे में क्या बताया था? तो मैंने बताया था उस समय, आज भी आप जब वो बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नोट्स निकालोगे, मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स, तो उसमें लिखा हुआ है कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट, है ना। अगर कोई इंसान दुखी है, चिड़चिड़ा है, तो वो सभी से झगड़ा करेगा, सब माया है। लेकिन अगर कोई नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिड्यूसिंग है, उसको किसी चीज की कमी नहीं, रिड्यूस मतलब कम होना, रिड्यूस मतलब कम होना, तो किसी चीज की कमी नहीं है उसको, परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ उसके पास सब कुछ उसके पास है, तो वो किसी से कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो सो इट इज नॉन रिड्यूसिंग। कैसा ये? नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। पता चला है कि हम लोग फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और खाना किसी और बाजू के केमिकल से रिएक्ट होने लगा, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए नॉन रिएक्टिव है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिएक्टिव है, ये इसका रीजन है। फूड मैंने बता दिया, सोर्स मैंने पढ़ा दिया, सिंक मैंने बता दिया। लेकिन मोस्टली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली सोर्स लीफ है। अगर मैंने लिखा हुआ है मोस्टली जो सोर्स है वो लीफ है, तो क्या लीफ के अलावा भी कोई सोर्स हो सकता है? अगर मोस्टली लिखा हुआ है तो मतलब कोई और रहेगा यहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है पढ़ने से ये लाइन को। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ में आ ही रहा होगा आपको। मोस्टली सोर्स ऑफ द फूड इज लीफ, और सिंक मोस्टली रूट होगा। लेकिन ये स्टोरी उल्टी भी हो सकती है, कभी कभी रूट सोर्स हो सकता है और लीफ सिंक हो सकता है। क्या आप पढ़ाते हो, कुछ समझ में नहीं आते हो? मैंने ये बताया, मैंने सोर्स का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? सोर्स का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? सोर्स वो कहलाता है, इट इज द वन हु सिंथेसाइज फूड। क्या पत्ता पत्ता खाना बनाता है? लीफ खाना बनाता है? अच्छी बात, लीफ खाना बनाता है, इसलिए लीफ सोर्स रहेगा। लेकिन सोर्स का वही डेफिनेशन नहीं है, सोर्स का एक और डेफिनेशन है, ये स्टोर भी करता है फूड को, इट इज गोइंग टू स्टोर द फूड।
ये फूड को स्टोर भी करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फूड को स्टोर करता है। तो क्या लीफ फूड को स्टोर करता है या रूट फूड को स्टोर करता है? मैंने पूछा रतालू से, तू इतना मोटा है क्यों क्यों, मुझे बताना रतालू प्लीज। स्वीट पोटैटो ने मुझे बताया कि वो इतना मोटा है क्योंकि लीफ ने खाना जो भी बनाया है वो उस रतालू में स्टोर हो गया। तो रतालू मोटा क्यों? हाँ मैं मोटा हूं, मैं हाँ मोटा हूं। अब आप ही बताइए भाई साहब, मैं क्यों मोटा हूँ? तो रतालू ऐसा बोलता है कि मैं मोटा क्यों हूं? रतालू इसलिए मोटा है क्योंकि वो खाना खा खा के मोटा हो गया है। रूट ट्यूबर्स बोलते हैं उसको, रूट ट्यूबर्स। मॉर्फोलॉजी इंडिया, मॉर्फोलॉजी मैंने ही पढ़ाया था, मैंने ही पढ़ाया था। ऑफलाइन में पढ़ाया था, ऑफलाइन में पढ़ाया था। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? वेरी गुड। सो यूजुअली यूजुअली क्या होगा? लीफ जो होगा वो सोर्स होगा, और जो रूट होगा वो सिंक होगा। यूजुअली ऐसा होगा। लेकिन लेकिन ठंडी के मौसम में, क्या मौसम आया है, ठंडी का मौसम आया है। ठंडी का मौसम जब भी आएगा पतझड़ को पुकारेगा। एनवायरमेंट का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, उस कम टेम्परेचर में कोई भी क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। और जब क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा तो पत्ता ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और जब पत्ता फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसको जीवन कहाँ से मिलेगा? उसको फूड कहाँ से मिलेगा? तो रूट देगा, रूट। क्योंकि लीफ का जब सही वक्त था, अच्छा वक्त था, तो लीफ ने रूट को दिया था, रूट खा के मोटा हो गया। अब वही नीचे से ऊपर होगा। यस सर। पहले ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। अगर ये कंडीशन अप्लाई होता है तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। लेकिन अर्ली स्प्रिंग में जो रूट होता है वो सोर्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करता है। और उसी समय जो लीफ होगा वो सिंक वो सिंक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। क्या पढ़ाते हो यार, क्या पढ़ाते हो? कैसा होगा? अपवर्ड होगा, अपवर्ड। समझ में आया आपको? तो ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और ये अपवर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अर्ली स्प्रिंग है या नॉर्मल सीजन है। अर्ली स्प्रिंग है या नॉर्मल सीजन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। सी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज आपने सीखा है यहाँ पे बायो वर्ल्ड में। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? है ना? क्या इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर हो गए हैं क्या? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। जो 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 वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर होगा, एसेंट ऑफ सैप। लेकिन फूड नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी हो सकता है। सो ये नीचे से ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डायरेक्शनल। कोई प्रॉब्लम है बाय डायरेक्शनल? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, है ना? मल्टी डायरेक्शनल भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस वाइज भी जाएगा ऐसा। पेरीफेरी के डायरेक्शन में और पेरीफेरी से सेंटर की तरफ ये डायरेक्शन में भी जाएगा। लेकिन आप फिलहाल बाय डायरेक्शनल से चालू करते हैं और मल्टी डायरेक्शनल आप लिख सकते हैं, बाय डायरेक्शनल लिखा हुआ है। ठीक है? तो चलो, अब हम बात करते हैं कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। आपको मैंने बाजू में मैंने फ्लोएम क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फ्लोएम क्या होता है।
फ्लोएम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, बट ये दोनों सेल्स जुड़वा रहते हैं। इन ये एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। और है ना। स्यू ट्यूब इलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल को नाम ही दिया हुआ है कंपनी, कंपनी में रहता है ये, इसकी कंपनी में रहता है। ठीक है। ये दोनों का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट, लेकिन आज जो हम एक्सप्लेन करने वाले उसमें नहीं है। ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन सी थ्योरी है, जैसे रूट प्रेशर थ्योरी थी, ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी थी, उसी तरीके से फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी थ्योरी है, मेरा ये सवाल है आपका, है ना। मतलब मेरा सवाल खुद को है, मैं जवाब देता हूँ आपको। सो हमेशा याद रखो, अ, इस ये जो थ्योरी होती है, जिस थ्योरी की वजह से हम लोग फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। यस सर, हाइपोथेसिस है, थ्योरी नहीं है। प्रेशर प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस है, ये आपका मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दिस इज द मेन टॉपिक, ये आपका मेन टॉपिक है दैट वी गोना टॉक अबाउट, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, सॉरी, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये थ्योरी का नाम है। किसने दिया हुआ है ये थ्योरी? ई मंच ने। ई मंच, यस, ये वही मंच है जो चॉकलेट मिलता है ना, पर्क के साथ मंच। तो ई मंच नाम के वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को दिया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है। तो क्या हम ये थ्योरी सीखने के लिए तैयार हैं? है ना। तो चलो हम लोग ये थ्योरी सीखने के लिए तैयार हैं। हम अपने अगले पेज पे जाते हैं और इस थ्योरी को सीखते हैं। दिस इज पेज नंबर 35, दिस इज पेज नंबर 36, 36 है ना। तो ये पेज पे हम लोग आ जाते हैं और इस थ्योरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको डायग्राम को समझना है ना। सबसे पहले तो आपको डायग्राम को समझना होगा, डायग्राम पता चला आता ही नहीं है और सीखे जा रहे हो थ्योरी। देखो, ये कौन है? अरे लिखा हुआ है यार, देख के भी नहीं बोल सकते तुम लोग। जाइलम है। ये कौन है? फ्लोएम है। लेकिन अब फ्लोएम में कौन सा फ्लोएम है? फ्लोएम तो 4 टाइप के होते हैं ना। तो ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं स्यू ट्यूब एलिमेंट। स्यू ट्यूब एलिमेंट, इसको हम स्यू ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं। वी कॉल इट एज ए स्यू ट्यूब एलिमेंट। फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो सेल्स है, ये वाला स्यू ट्यूब एलिमेंट, ये जाइलम है ना। ये जाइलम का कॉलम है, ये फ्लोएम का कॉलम है। नाउ ध्यान से फोकस करो, ये कंपेनियन सेल है। इट इज नथिंग बट द कंपेनियन सेल, इट इज नथिंग बट द सोर्स, इट इज नथिंग बट द कंपेनियन सेल, एंड इट इज नथिंग बट द सिंक। ठीक है। तो ये सोर्स है, ये सिंक है, ये सोर्स है, ये सिंक है, ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल है, ये फ्लोएम है, सी ट्यूब एलिमेंट है, और ये जाइलम है। कोई डाउट है? नहीं? पक्का? बात करें आगे। चलो, तो सबसे पहले क्या होगा, ये सेल कौन है? मीसोफिल सेल है। देखो इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो चलो नाम लिख देते हैं, नहीं तो बोलोगे क्या क्या पढ़ा रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर्स है, दे आर कॉल्ड एज अ क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्या बोलते हैं हम इनको? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, वी कॉल इट एज अ क्लोरोप्लास्ट, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। इट इज नथिंग बट दी क्लोरोप्लास्ट, ये भी क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा।
और ये सेल्स का नाम क्या है? ये लीफ का सेल है। लीफ का सेल जो ग्रीन होता है उसको क्या बोलते हैं? मीसोफिल सेल बोलते हैं, मीसोफिल। तो चलो यहाँ से लेक्चर पढ़ना चालू करते हैं, ब्लैक कलर में लेक्चर पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले मीसोफिल सेल। सबका प्लेसमेंट समझ में आ गया, कौन किसके बाजू में है? ये लीफ का सेल है, लीफ के बाजू में कंपेनियन सेल है, कंपेनियन के बाजू में स्यूट्यूब एलिमेंट है, स्यूट्यूब के एलिमेंट के बाजू में जाइलम है। जाइलम में पानी बहता है, इसमें फूड बहने वाला है। कैसे बहने वाला है वही तुम्हें बताने वाला है, वही टॉपिक का नाम है। कैन वी स्टार्ट? वेरी गुड, ये भी गो, वेरी गुड। ये मीसोफिल सेल है, मीसोफिल सेल है। और ये मीसोफिल सेल है, वो सोर्स है। यहाँ पे वो सोर्स है। और इट विल सिंथेसाइज, इट विल सिंथेसाइज ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है वही फूड है। फिर ये जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, इट इज नॉट पॉलीसेक्राइड, इट इज अ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब इसके अंदर दो शुगर है ना। सो इट्स नथिंग बट दी सुक्रोज। ये सुक्रोज है और ये एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज है, डाइसेक्राइड है। अब ये जो सुक्रोज है ना, वो सुक्रोज यहाँ पे बना। कैन यू सी दी रेड पार्टिकल? ये जो रेड पार्टिकल है वो सुक्रोज है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं क्यों नहीं ड्रॉ कर, मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ही ड्रॉ किया हुआ डिजाइनिंग, और फिर मैं यहाँ पे डाला। तो मैं इसमें एक दिन लगा मुझे, है ना। चलो फोकस करो। तो ये सुक्रोज इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, और कंपेनियन सेल में आ जाएगा। सो दे विल बी सुक्रोज, सुक्रोज मूव इनटू, सुक्रोज मूव इनटू कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। वो कंपेनियन सेल्स में चला जाएगा। कैसा? कंपेनियन सेल में चला जाएगा, पक्का। इट विल गो टू द कंपेनियन सेल्स, ये कंपेनियन सेल में चला जाएगा। कैसा? सपोज मूव इनटू द कंपेनियन सेल, इट विल बी मूव इनटू द कंपेनियन सेल्स, पक्का। वेरी गुड। अब ये जो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल से ये एटीपी डिपेंडेंट मूव हो जाएगा स्यू सेल्स में। ये जो सुक्रोज है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिफ्यूजन की वजह से आएगा, लेकिन यहाँ पे ये एटीपी को यूज करेगा, एटीपी को यूज करेगा, एटीपी को यूज करेगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और ये जो सुक्रोज है वो यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। चलो, सुक्रोज मूव इनटू द कंपेनियन सेल्स नाउ, नाउ इनटू, यस सर। उसके बाद, आने के बाद, नाउ इनटू स्यू ट्यूब एलिमेंट, स्यू ट्यूब एलिमेंट। नाउ स्यू ट्यूब एलिमेंट, स्यू ट्यूब एलिमेंट में चला जाएगा, स्यू ट्यूब एलिमेंट में चला जाएगा। डन हो गया। कहाँ चला जाएगा? स्यू ट्यूब एलिमेंट में चला जाएगा, पक्का। नाउ स्यू ट्यूब एलिमेंट में चला जाएगा, इट विल एंटर इनटू द स्यू ट्यूब एलिमेंट। जब ये स्यू ट्यूब एलिमेंट में चला जाएगा, नाउ इट विल इनटू द स्यू ट्यूब एलिमेंट, स्यू ट्यूब एलिमेंट में चला जाएगा। अब ये जो स्यू ट्यूब एलिमेंट होता है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट चला जाएगा, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस बात को आपको याद रखना है कि इट विल बी एंटरिंग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये एटीपी को यूज करेगा, एटीपी को यूज करेगा, एटीपी को यूज करके ये ट्रांसपोर्ट होगा। समझ में आया आपको? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, पक्का। और जैसे ही सुक्रोज यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुक्रोज आ गया, सॉरी फ्लोएम में आ गया, फ्लोएम में आ गया। तो वो डायलॉग क्या था? मुझे भूल ही जाता है, याद करता हूँ मैं। आपको याद आता है तो मुझे बताओ।
नाउ इनटू CO2 एलिमेंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा एंड मेक ट्यूब एलिमेंट हाइपरटोनिक। ट्यूब एलिमेंट, एक डायलॉग याद नहीं आ रहा है। ट्यूब एलिमेंट हाइपरटोनिक, उसको हाइपरटोनिक बना देगा। क्या बना देगा? हाइपरटोनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हाइपरटोनिक बना देगा। इसको ना हाइपरटोनिक बना देगा, बहुत सारा नमक आ जाएगा। नमक मतलब चार्ज, सुक्रोज आ जाएगा। सुक्रोज आने की वजह से ये हाइपरटोनिक आ जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा। ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर विल राइज। Oh, osmotic pressure is a pressure because of नमक, मतलब प्रेशर बिकॉज ऑफ सोल्यूट। अच्छा, सोल्यूट बढ़ जाएगा। सोल्यूट बढ़ जाएगा तो एक डायलॉग था जो हम हमेशा बोलते थे बार बार, वो एस्केशन से ही बोलते हो, क्या था? कौन किसका कौन किसका दीवाना होता है, कौन किसके पीछे जाता है? पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। जहां जहां सोल्यूट जाता है और पीछे पीछे पानी जाता है, ऐसा कुछ था ना? हाँ, मुझे याद है। क्या मैं भूल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ। क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? हाँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आप भूल गए थे शायद। आपको भूलना है जिंदगी में नहीं, जब तक एटलीस्ट डॉक्टर बन के जिंदा हो इस पृथ्वी पे, मत भूलना। क्योंकि ये किडनी में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, ऑस्मोसिस में, आपकी डेली प्रैक्टिस में, है ना, ये यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। पक्का? चलो आ जाओ। डेली कॉन्सेप्ट में ये यूज होता है। किसी को अगर लूज मोशन हो रहा है तो खाली पानी नहीं पिलाते ना, वो पानी में नमक डाल के, नमक और शक्कर डाल के पिलाते हैं। तब तो वो नमक और शक्कर पानी को खींचता है, पानी को नहीं जाने देता है जुलाब में, लूज मोशन में। ये ऑस्मोसिस पे ही है। ये ऑस्मोसिस हुई, किसी के दांत में स्वेलिंग आ गई है तो डॉक्टर बोलते हैं नमक लगाओ, गरारा करो। गरारा करते नमक लेता है, तो नमक रहता है तो स्वेलिंग पानी की वजह से, तो पानी भाग जाता है नमक के पीछे और हमारा दर्द ठीक हो जाता है। अचार बनाते हो, नमक मिला के ऊपर डालते हैं। पक्का? पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। हाँ, जहां जहां देखो सोल्यूट जाएगा, हाँ, पीछे पीछे देखो पानी जाएगा, क्योंकि पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। तो बच्चों, पानी आएगा, लेकिन ये पानी आएगा कहाँ से? अरे बाजू में है ना पानी का पाइप। जाइलम इज नथिंग बट पानी का पाइप, वाटर पाइप। और लिखूं क्या? लिखूं क्या? पानी का पाइप, वाटर वाटर पाइप। ये वाटर पाइप है और ये फूड पाइप है। और लगा तुम्हारा, ये फूड पाइप है और ये वाटर पाइप है। पक्का समझ में है? ये वाटर पाइप है, ये फूड पाइप है। तो पानी अभी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अच्छा, पानी आएगा, वो पानी आएगा तो क्या बढ़ेगा? पानी आएगा तो क्या बढ़ेगा, मुझे बताओ। ओपी राइजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। एज ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर विल फॉलो। वाटर विल फॉलो। वाटर विल फॉलो फ्रॉम। अगर पानी आएगा तो कौन क्या बढ़ेगा? वाटर विल फॉलो फ्रॉम जाइलम चैनल। जाइलम चैनल से वाटर फॉलो करेगा। है ना? वाटर विल फॉलो। यस सर, वाटर विल फॉलो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर विल फॉलो फ्रॉम जाइलम चैनल। जाइलम चैनल से वाटर फॉलो करेगा, है ना? अगर पानी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अगर पानी बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? यार तुम मुझे जवाब नहीं देते हो। अगर यहाँ पे पानी बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा? अगर यहाँ पे पानी आएगा, आएगा, हाँ, पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा, क्या बढ़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब, वेरी गुड, सही जवाब। वाटर विल फॉलो फ्रॉम जाइलम चैनल एंड एंड
एंड टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर विल, टर्गर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर राइज, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड वाटर पोटेंशियल जो है वो भी राइज हो जाएगा। और वाटर विल हमेशा बढ़ता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। नाउ दिस इज कॉल्ड हाई, हाई टीपी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हाई टर्गर प्रेशर। एंड हाई टीपी से हाई टीपी से क्या होगा, वाटर पास टू लो टीपी, लो टर्गर प्रेशर, लो टर्गर प्रेशर कहाँ पे है, रूट में है, इसके आगे नीचे यहाँ पे सीखते हैं। लो टर्गर प्रेशर कहाँ पे, रूट में है, रूट की तरफ देयर विल बी मास फ्लो टुवर्ड्स लूप, मास मास फ्लो होगा, मास फ्लो मतलब इसके 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 अंदर जो भी नमक है, सुक्रोज है, पानी है, ये सब मिलके मास बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, बंच बनाएंगे, और ये सब नीचे के डायरेक्शन में पास करेंगे। तुमको एरो दिख रहा है रेड वाला, एरो दिख रहा है रेड वाला नीचे, वो नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे। जैसा मास फ्लो अकर, एंड मास फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, मास फ्लो टूवर्ड्स रूट, रूट की तरफ मास फ्लो होगा, है ना। सुक्रोज विल पास टू दी रूट, सुक्रोज पास टू रूट, यस। सुक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द कंपेनियन सेल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से सुक्रोज जो होगा वो एटीपी यूज करेगा, और एटीपी को यूज करके वो कंपेनियन सेल में आ जाएगा। यस, यहाँ से सुक्रोज यहाँ जाएगा, पक्का। चलो, मास फ्लो टूवर्ड्स, मास फ्लो टूवर्ड्स रूट, सुक्रोज पास टू रूट, पास टू रूट, सुक्रोज सुक्रोज will be actively actively transported into, sucrose will be actively transported into, sucrose कहाँ है, actively transported into companion cell, companion cell में पास हो जाएगा, from companion to root cell, from by diffusion, from companion cell to root cell। अब पानी कहाँ जाएगा मुझे बोलो, अगर सुक्रोज चला जाएगा कंपेनियन सेल के पास, और कंपेनियन सेल से सुक्रोज चला जाएगा रूट सेल के पास, रूट सेल में सुक्रोज सुक्रोज पानी कहाँ जाएगा बताओ, सुक्रोज विल बी यूज्ड, यहाँ पे सुक्रोज यूज होगा। अब सुक्रोज का जो इस्तेमाल होगा वो तीन तरीके से होगा, सुक्रोज का जो यूज होगा, सुक्रोज विल बी यूज्ड, या हम लिखें ज्यादा क्लियर, सुक्रोज विल बी यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड, सुक्रोज विल बी यूटिलाइज्ड। तो सुक्रोज किस फॉर्म में यूटिलाइज होगा, सो नंबर वन, सुक्रोज किस फॉर्म में, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी बोल के सुक्रोज यूज हो सकता है। कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, पानी का कहाँ होगा, कन्वर्ट टू स्टार्च, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, या कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलोज, कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलोज, कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो एनर्जी, या तो एनर्जी, या तो स्टार्च, या तो सेल्यूलोज, ये तीन चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा।
समझ में आया आपको, है ना? लेकिन पानी कहाँ जाएगा वो तुमने किसी ने बताया नहीं। यस सर, टाइम बहुत कम रह गया, आप बता दो मुझे पानी कहाँ जाएगा। अब सुक्रोज अगर यहाँ जा रहा है तो पानी कहाँ जाएगा? तो पानी कहाँ जाएगा? जाइलम में जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे नमक ज्यादा है, क्योंकि रूट का पानी है ना, रूट का पानी हाइपरटोनिक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज गोइंग टू बी हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक है, इसलिए वाटर जो है वो अभी यहाँ पे जाएगा, जाइलम में जाएगा। क्योंकि ये रूट का जाइलम है ना, तो ये ज्यादा आयन एब्जॉर्ब किया है ऑस्मोसिस से, नमक एब्जॉर्ब किया है। याद है आपको ये इसने नमक एब्जॉर्ब किया था जब हम रूट प्रेशर थ्योरी सीख रहे थे, तो हमने बोला था रूट ने एक्टिव तरीके से नमक एब्जॉर्ब किया था, याद है? तो ये नमक एब्जॉर्ब करेगा और ये फिर यहाँ पे पानी ज्यादा हो जाएगा और पानी फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका टीपी ज्यादा हो जाएगा, इसका टीपी कम हो जाएगा। फिर ये ऐसे ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में होता रहेगा। एक बार फिर से सुन लो, मीसोफिल सेल है, ये सोर्स है, सिंथेसाइज ग्लूकोज, ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज मूव इनटू द कंपेनियन सेल, नाउ इनटू द CO2 element बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर देता हूं मैं। Then makes you to be element hypertonic, again this hypertonic is again very very important, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ओपी, अगेन ओपी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपी बढ़ेगा, जैसे ही ओपी बढ़ेगा टीपी बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा, और टीपी बढ़ेगा तो हाई टीपी से लो टीपी वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल पानी का मूवमेंट होगा, वाटर रूट की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा, एंड मास फ्लो विल अकर। क्या होगा, मास फ्लो होना चालू हो जाएगा। कैसे? मास फ्लो होना चालू हो जाएगा टुवर्ड्स द रूट, सुक्रोज पास इनटू द रूट, एंड sucrose will actively transported into the companion cells, कंपेनियन सेल में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एंड कंपेनियन सेल्स, फ्रॉम कंपेनियन सेल टू रूट सेल, एंड सुक्रोज विल भी यहाँ पे यूटिलाइज्ड होगा। यूटिलाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलाइज एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, स्टार्च को बनाने के काम में हो सकता है, और सेलुलोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और फाइनली पानी यहाँ पे चला जाएगा, वाटर विल मूव इनटू द जाइलम। क्यों जाइलम? क्योंकि जाइलम में हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसने अभी भी नमक एब्जॉर्ब किया हुआ है। वाओ, इट्स सो सुपर, मैंने पढ़ा दिया, मुझे समझ में भी आ गया, आपको भी समझ में आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पर्टिकुलर टॉपिक था, डिफिकल्ट टॉपिक था, वो हमने सीखा हुआ था। आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू, आपको ये सारे स्टेप्स हमारे आखिरी लेक्चर में, आखिरी पार्ट में अभी जो हमने सीखा उसमें आपको समझ में आया। यस सर, तो आपको ध्यान रखना है एटीपी कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, सोर्स कौन है, सिंक कौन है, और एवरीथिंग जो आपको बताया गया वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। जी, वेरी गुड। अब हम लोग आपके एनसीईआरटी, मतलब हमारी प्यारी एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी हिस्सा हम लोग बात कर रहे हैं, और उस आखिरी हिस्सा का आखिरी पैराग्राफ हम लोग बात कर रहे हैं, और इस टॉपिक को वहां पे बताया गया है गर्डल एक्सपेरिमेंट। यस सर, क्या बताया गया है उसको? उस टॉपिक को बताया गया है, इट इज नथिंग बट द गर्डल एक्सपेरिमेंट। ये गर्डल एक्सपेरिमेंट है। सर, तो व्हाट वी गोना टॉक अबाउट द गर्डल एक्सपेरिमेंट बात करने वाले हैं। गर्डल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी दी लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट है, तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना? गर्डल एक्सपेरिमेंट बात करते हैं। क्या है गर्डल एक्सपेरिमेंट? गर्डल एक्सपेरिमेंट इस चीज को प्रूव करता है
क्या प्रूफ करते हो? अगर मैं पहले बता दिया तो थोड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो पहले नहीं बताते, पहले एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये भी गो, आप देख सकते हैं, इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर जो आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस समय। और ये ब्यूटीफुल जो पिक्चर है, इस पिक्चर के रेफरेंस से ही, इस पिक्चर को ही हम लोग गर्डल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये लास्ट पार्ट है और इसी का पार्ट है, मतलब ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। आपके एनसीईआरटी में इसको ऐसा टाइटल नहीं लिखा हुआ है। जो आखिरी पैराग्राफ है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो आपकी एनसीईआरटी का वो गर्डल एक्सपेरिमेंट का ही पैराग्राफ है ना। मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा जो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको चाहिए। और उसके बाद में आपको एक सवाल पूछूंगा, और वो सवाल का जितने लोग सही जवाब देंगे, उससे हमको ये पता चल जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझा है। तो अपना फोकस और अटेंशन बस यहीं पे, इसी टॉपिक पे बनाए रखिएगा। बाजू में जो फोन है उस पे ना फोकस कीजिए, मम्मी पापा पे फोकस ना कीजिए, फ्रेंड्स पे फोकस ना कीजिए। ये भी गो, इस गर्डल एक्सपेरिमेंट में गर्डल का मतलब क्या होता है? सबसे पहला जवाब होता है, गर्डल का मतलब होता है, आप बेल्ट पहनते हैं ना, बेल्ट। यस सर, बेल्ट पहनते हैं ना, बेल्ट। यस सर, उस बेल्ट को आप गर्डल समझ सकते हैं। गर्डल का मतलब होता है आउटर लेयर। तो बेल्ट हम लोग आउटर लेयर में ही पहनते हैं ना। बेल्ट हम लोग अपने स्टमक में इंसर्ट नहीं करते ना, वो हम बाहर अपने कमर पे पहनते हैं ना बेल्ट। बेल्ट मालूम है ना तुम लोग को, है ना? यस। तो बेल्ट का मतलब होता है आउटर एरिया, और उस आउटर एरिया को ही हम लोग बेल्ट बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये है एक प्लांट का स्टेम। बोलो क्या है? प्लांट का स्टेम है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम लोग ओल्ड प्लांट लेंगे, ओल्ड प्लांट स्टेम टेकन। हम लोग ओल्ड प्लांट का जो स्टेम है, ओल्ड प्लांट का जो स्टेम है उसको हम लोग लेंगे। वी हैव टेकन द स्टेम ऑफ ओल्ड प्लांट। हम ओल्ड प्लांट का जो स्टेम है वो हम लेंगे। और जब हम लोग ओल्ड प्लांट का जो स्टेम है वो हम लेंगे, ओल्ड प्लांट का जो स्टेम है वो अगर हम लेंगे, और उसको एग्जैक्टली इन द मिडल हम उसको गर्डल को रिमूव करेंगे। विल रिमूव बार्क। हम किसको रिमूव करेंगे? बार्क को रिमूव करेंगे। बार्क का मतलब क्या होता है? बार्क का मतलब होता है लकड़ी, जो पुरानी पुराने झाड़ होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, उनके ऊपर ना आउटर लेयर होता है, उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क। तो आप थोड़ा जाइए इस समय गांव में, एक बड़े ट्री को देखिए, उसके ऊपर ऐसा ऐसा एरिया है, ऐसा ऐसा प्लांट है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर, उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। ओल्ड ओल्ड प्लांट का जो स्टेम है वो टेकन है, रिमूव द बार्क। रिमूव द बार्क, लेयर के फॉर्म में बार्क को रिमूव करेंगे, मतलब ये चारों तरफ से रिमूव करेंगे। अगर ये ऐसा है, ध्यान से देखो, अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो अगर ये जो एरिया है ये बार्क है ना, तो विल रिमूव बार्क। हम इस बार्क को रिमूव करेंगे, रिमूव बार्क। बार्क का मतलब क्या होता है? बार्क का एग्जैक्ट मीनिंग या उसका स्ट्रक्चर, उसका सिग्निफिकेंट, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे एनाटॉमी नाम के चैप्टर में। बट इस समय समझने के लिए आप ऐसा समझिए, बार्क इज अ आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर लेयर है, इट इज आउटर लेयर्स ऑफ प्लांट, आउटर लेयर्स, आउटर लेयर्स ऑफ प्लांट। हमको बोलना चाहिए ओल्ड प्लांट, क्योंकि ओल्ड प्लांट में बार्क डेवलप होगा। कोई भी यंग प्लांट है तो उसमें बार्क डेवलप नहीं होगा अभी, इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप। यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने बार्क को रिमूव किया। अब बार्क को हमने क्यों रिमूव किया ये आपको समझना होगा। वंस यू रिमूव द बार्क, जब आप बार्क को रिमूव करते हो, वंस बार्क इज रिमूव्ड, देखो आगे, वंस
bark is removed. Once bark is removed, जब हमने bark को रिमूव कर दिया, जब हमने bark को रिमूव कर दिया तो फ्लोएम का जो टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू वो भी रिमूव हो जाता है. यस सर, फ्लोएम टिश्यू इज ऑल्सो रिमूव्ड. फ्लोएम टिश्यू is also removed with bark. फ्लोएम जो टिश्यू है वो भी हम लोग रिमूव कर देते हैं विद द बार्क. बार्क के साथ साथ फ्लोएम का जो टिश्यू है वो भी रिमूव हो जाता है बच्चों. अच्छी बात है. यस सर. ओके, अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, आगे बढ़ते हैं और आगे ये बढ़ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको नीचे रख लेते हैं. जब हमने बार्क को रिमूव कर दिया है तो कौन सा टिश्यू रिमूव हो गया है? फ्लोएम. ये इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने बार्क को रिमूव कर दिया तो फ्लोएम टिश्यू भी रिमूव हो गया. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यस सर, फ्लोएम टिश्यू इज ऑल्सो रिमूव्ड. पक्का. चलो आगे बात करते हैं, है ना. तो आगे ये है कि जब यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू रिमूव हो गया है, यस सर, तो प्लांट जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा, या प्लांट डेड हो जाएगा? ये मेरा पहला सवाल है. अगर मैंने फ्लोएम टिश्यू रिमूव कर दिया ये लेयर के फॉर्म में, तो प्लांट लाइव रहेगा या डेड हो जाएगा? दिस इज माय क्वेश्चन एंड दैट यू हैव टू आंसर. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट जिंदा रहेगा या मर जाएगा, तो प्लांट थोड़ी देर तो जिंदा रहेगा. यस सर. तो जब आप ट्रूमैन के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी सॉल्व करेंगे और फिंगर टिप पे सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, इन अ गर्डल एक्सपेरिमेंट हु विल डाई फर्स्ट. तो वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, है ना. क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ है और आपके एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है. इन गर्डल एक्सपेरिमेंट, इन गर्डल एक्सपेरिमेंट who will die first? Root or shoot? रूट पहले मरेगा या शूट पहले मरेगा? ये आपकी एनसीईआरटी ने किताब पूछा हुआ है, किताब पूछा हुआ है, सवाल पूछा हुआ है. यस सर. तो जरा मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप तो देंगे नहीं, है ना. तो मैं आंसर देता हूँ. दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज रूट का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है. एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज शूट का पार्ट है, तो ये ऊपर का पार्ट है और ये रूट का पार्ट है. तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर. ये शूट का पार्ट है और ये रूट का पार्ट है. ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए 100%. नाउ समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने की पूरी कोशिश कीजिए. ये लकड़ी है, लकड़ी है मतलब जाइलम है, फ्लोएम नहीं है. वुड वर्ड जब भी वर्ड आता है इसका मतलब देखो जाइलम कहलाता है. लकड़ी का मतलब होता है जाइलम, हमेशा याद रखना. वुड का मतलब होता है जाइलम और लकड़ी का मतलब होता है हमेशा जाइलम, है ना. आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अगर मैंने यहाँ से फ्लोएम हटा दिया तो रूट को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम, यस, ये जो ये जो फ्लोएम टिश्यू होता है, यस सर, फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट. फूड ट्रांसपोर्ट, है ना. तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये जो फ्लोएम टिश्यू है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट. ये फूड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पक्का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट. ये फूड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम.
तो अगर फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर फ्लोएम मर गया, अगर फ्लोएम डाई हो जाता है, यस सर, सो आई हैव अ क्वेश्चन कि वेन एवर दे इज अ फ्लोएम और वो जो फ्लोएम है वो डाई हो गया है, फ्लोएम डाई हो गया है, यस सर, जैसे ही फ्लोएम यहाँ पे मर गया है, तो फ्लोएम अगर नहीं है, फ्लोएम का काम क्या होता है, बचपन से ही फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो फूड फूड बनाता कौन है, फूड लीफ बनाता है, और लीफ शूट के पास रहता है। तो फूड ऊपर से नीचे आ पाएगा क्या, फूड ऊपर से नीचे आ पाएगा क्या? तो इसका जवाब है फूड ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम निकाल लिया गया है ना, कट करके। तो यहाँ पे ना सोलन स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलन स्ट्रक्चर बन गया है। आप अगर ये डायग्राम को ये डायग्राम से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे स्वेलिंग ज्यादा है, यहाँ पे सोलन स्ट्रक्चर बन गया है। दिस इज नथिंग बट दी सोलन स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन गया है। यस सर, एग्जैक्टली, यहाँ पे सोलन स्ट्रक्चर बन गया है और इसको नीचे फूड जा नहीं रहा है। तो सबसे पहले कौन मरेगा, रूट विल डाई। यस सर, मरेंगे दोनों, मरेंगे सभी लोग, एवरीबडी मस्ट डाई। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एज बार्क इज रिमूव्ड, बार्क इज रिमूव्ड, जैसे ही आपने बार्क को रिमूव कर दिया हुआ है, बार्क को रिमूव कर दिया है, फ्लोएम इज ऑल्सो रिमूव्ड, फ्लोएम इज ऑल्सो रिमूव्ड, फ्लोएम भी रिमूव हो गया है। यस सर, फ्लोएम इज ऑल्सो रिमूव्ड, फ्लोएम इज ऑल्सो रिमूव्ड। अब अगर फ्लोएम रिमूव हो गया है, अगर फ्लोएम रिमूव हो गया है, ध्यान से समझना, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है वंस द बार्क इज रिमूव्ड, once the bark is removed, once the bark is removed, phloem is also removed। हमने phloem को भी निकाल दिया, और जब हमने phloem को निकाल दिया है तो root will not be able to get the food, root will not be able to receive, able to, root will not be able to receive food, रूट विल नॉट बी एबल टू रिसीव द फूड, रूट फूड ले नहीं पाएगा, रूट जो है वो फूड ले नहीं पाएगा, और जब रूट फल नहीं ले पाएगा, यस सर, एग्जैक्टली, जब रूट फल नहीं ले पाएगा, फूड नहीं ले पाएगा, रूट विल डाई फर्स्ट, रूट विल डाई। और अगर कोई भी प्लांट है रूट के बगैर जिंदा रहेगा क्या? अगर रूट मर गया तो शूट तो अपने आप मर जाएगा। रूट विल डाई फर्स्ट and later shoot will also die। So I think this was the last part। आपको यहाँ पे सबसे important highlighted line है क्या, root will die first, root will die first and then later shoot will also die, shoot will also die। तो है ना, रूट विल डाई फर्स्ट एंड लेटर शूट विल ऑल्सो डाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। यस, आई थिंक दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच।